नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं 24 मार्च 24 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन से ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर दिए होंगे। और मैंने आप लोगों से ये भी पूछा था कि जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि हाँ वो लोग कौन कौन से वो लोग हैं जो लोग टेस्ट में इनरोल किए, खुद को प्रॉपर वे में टेस्ट दे रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी जैसा कि मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान जो क्वेश्चंस पूछती हूँ, क्वेश्चंस क्या करिए आप सब लोग आंसर क्या करें। मुझे अच्छा लगता है शमशेर जी हमेशा जो है अच्छा आंसर करते हैं, त्यागी जी हैं वो काफी अच्छा आंसर करते हैं, ठीक है, रूली जी आप सब लोग इतना अच्छा आंसर करते हैं। और बाकी लोगों से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से आंसर करिए। अंजू जी आप भी अच्छा आंसर करती हैं, सभी लोग अच्छे से आंसर करिए आप लोग। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ट्राई क्या करिए, अगर मैं 4 क्वेश्चन पूछी हूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें, ठीक है, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए देर नहीं करूंगी और अपनी क्लास स्टार्ट करूंगी। और उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और आज की क्लास में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जिस तरीके से लोकप्रियता है दुनिया भर में और ये टॉप लीडर्स में हमेशा आगे रहे हैं, तो उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान भाव से मोदी लाओसियान का अनूठा नाम दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट यही लाइन आ जाएगी, मोदी लाओसियान जो नाम दिया गया है मोदी जी को, ये किस देश के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के द्वारा दिया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, चीन, ताइवान, जापान या फिर भूटान, ठीक है। इसका आंसर है चीन, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, चीन के लोगों ने दिया है। तो देखिए चीन कहते हैं ना कि चीन में जिस तरीके का भारत और चीन के बीच ऐसे संबंध रहा है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी के चीन के लोगों के बीच में जिस तरह की लोकप्रियता है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे जो चीन में जो इंटरनेट जो लोग यूज करते हैं उनके बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनका काफी ज्यादा आदर और सम्मान है उनके बीच में, ठीक है। और जिस कारण से जो चीन के लोग हैं, जो उन चीन के जो इंटरनेट उपयोगकर्ता लोग हैं, वो मोदी जी को सम्मान भाव से क्या कहते हैं, मोदी लाओसियान, ठीक है, मोदी लाओसियान के नाम से वो पुकारते हैं। तात्पर्य क्या हुआ, चीन में लाओसियान का अर्थ होता है जो अनूठी क्षमता रखने वाला व्यक्ति होता है, जो एक तरीके से ऐसे जो जिस तरीके की अनोखी क्षमता रखते हो, जो अनूठी क्षमता रखते हो, ऐसे व्यक्तित्व को चीन में लाओसियान कहा जाता है। और मोदी जी को इसी तरीके का व्यक्तित्व माना जाता है, उनका व्यक्तित्व माना जाता है। एक तरीके से ये देखें तो ये जो शब्द यानी कि ये जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है मोदी जी के लिए चीन में लाओसियान, ये इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी इंटरनेट जो उपयोग करता है वो ये सोचते हैं कि मोदी जो है, मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अद्भुत क्षमता वाले हैं, वो अद्भुत व्यक्तित्व है उनका, और वो देखा जब विश्व के अन्य जितने भी नेता हैं उनसे काफी ज्यादा वो अलग है, ठीक है। उनका रहन सहन, उनका जिस तरीके से बोलना, उनका जिस तरीके से पहनावा, इन सब के आधार पर उन्होंने बोला कि मोदी जी जो है वो अन्य नेताओं से काफी ज्यादा अलग है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये लाओसियान शब्द जो दिया गया है वो चीनी उपयोगकर्ताओं, जो इंटरनेट उपयोगकर्ता है उनके द्वारा मोदी जी के लिए दिया गया, ठीक है। आइए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कब विश्व जल दिवस मनाया गया है। तो देखिए विश्व जल दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। और ध्यान रखिएगा जब भी दिवस जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, दिवस के साथ साथ उस दिवस की थीम उस साल क्या रही ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और आजकल ये भी पूछा जा रहा है कि पहली बार इस दिवस को किस साल में मनाया गया था, शुरुआत कब की गई थी। तो आजकल थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन को जाते पूछ रहा है, तो ये भी हमें ध्यान दे रहा है कि अगर कोई दिवस है तो उसकी शुरुआत कब की गई थी, स्पेशली वो इंपॉर्टेंट डेज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें विश्व जल दिवस जो मनाया गया था दोस्तों वो मनाया गया है, ठीक है, 22 मार्च को मनाया गया है। आइए इसके बारे में देखें तो वर्ल्ड वाटर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसने, ध्यान रखिएगा 1993 में बात है, जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव जो है पारित किया और लोगों को जल से संबंधित जागरूकता, लोगों के बीच जो है स्वच्छ जल से संबंधित
जागरूकता फैलाने के लिए जो है हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार जो विश्व जल दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था, वो 1993 में जो है वो मनाया गया था। इस साल की थीम की बात करें, वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जल और स्वच्छता, संकट के समाधान में तेजी लाना। तो जिस तरीके से जल और जल के साथ स्वच्छता यानी कि शुद्ध जल के जो संकट है उसके बीच में वो जिस तरीके से संकट बढ़ रहा है उसमें तेजी से क्या करना, उसका समाधान लाना। यानी कि अगर हम देखें, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है, इसके बारे में बातें करना। इसमें देखा जाए एक तरीके से ये जो थीम है, इसमें वैश्विक जल संकट के निदान हेतु उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो जिस तरीके से विश्व में जल का संकट है, उस जल के संकट को दूर करने के लिए कौन सी उचित कार्रवाई अपनाई जानी चाहिए, इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस दिन को यानी कि विश्व जल दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, लोगों को क्या करना, लोगों को ताजे जल के संसाधनों का अस्थायी रूप से प्रबंधन करने हेतु जागरूक करना और प्रेरित करना, ठीक है। वहीं देखा जाए इस साल की बात करें तो जो संयुक्त राज्य है ना, यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वहां पे 22 से लेकर के 24 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क में, वहां पे 22 से लेकर के 24 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, ठीक है। अगर हम यूनाइटेड नेशन के अनुसार देखें तो इस दिवस को मनाने के पीछे का विचार क्या है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता ही होगा, एसडीजी गोल है जिसको 2015 में लाया गया था, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के तहत, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए एसडीजी गोल जो है 2015 में आया था, इसके तहत 17 गोल हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि इन 17 गोल को याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। और इस 17 गोल को जो लक्ष्य रखा गया था वो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से जो गोल 6 है वो क्या है, 2030 तक सभी हेतु सबको जो है जल और स्वच्छता उपलब्ध कराना। और इसी गोल को प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है, यानी कि गोल नंबर 6 को प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन लगातार 1993 से क्या कर रहा है, वर्ल्ड वाटर डे मना रहा है, जिससे कि लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो, स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य ये है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया गया दोस्तों, ये किया गया है 22 मार्च को। देखिए 22 मार्च को एक राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, हम उसे भी देख लेते हैं। 22 मार्च को ध्यान रखिएगा, जो बिहार है, बिहार राज्य, उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस साल की बात करें 2023 में, तो बिहार का देखिएगा जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इस साल के जो बिहार स्थापना दिवस की थीम की बात करें तो क्या है, युवा शक्ति की प्रगति, ठीक है, युवा शक्ति की प्रगति, ये इस साल की थीम है। अगर हम देखें, चूंकि बिहार के स्थापना दिवस की बात किया जा रहा है, तो बिहार जो है स्थापना कब हुई थी बिहार की, तो ये 22 मार्च 1812 की बात है। ध्यान रखिएगा 1912 है, ये गलत है दोस्तों। 1912 को जो बिहार है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के बिहार राज्य बनाया गया था। तो पहले ध्यान रखिएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार आता था, लेकिन 1912, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1912 में ही देखा जाए जो भारत की राजधानी कोलकाता से हस्तांतरित हुई थी, कहां दोस्तों, ये हुई थी दिल्ली। और अब आप मुझे बताइए कि ये जो बिहार, जो दिल्ली को राजधानी जो बनाया गया था, इसका डिक्लेरेशन कब किया गया था, किस ईयर में किया गया था, चूंकि 2012 में बना था, लेकिन इसकी घोषणा पहले हुई थी, ठीक है। और इसी समय हम देख रहे हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी को से अलग करके बिहार राज्य की स्थापना की गई थी 22 मार्च को। तो 22 मार्च को हम बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। इस साल 111वां स्थापना दिवस था, और 22 मार्च को ही हम क्या मनाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाटर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। बिहार स्थापना दिवस का इस साल विषय क्या है, युवा शक्ति की प्रगति, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा भारत के 7 राज्यों में पीएम मित्रा योजना लागू करने की घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री मित्रा योजना जो लागू करने की बात की गई है भारत के 7 राज्यों में, वो किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जो है इसे लॉन्च करने की बात की गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो ये भारत सरकार
देखा जाए जो कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना चाह रही है, कपड़ा उद्योग को भारत में ना सिर्फ निर्माण बल्कि भारत को एक निर्यात का केंद्र भी बनाने का प्रयास कर रही है। और इसी के तहत भारत सरकार ने एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री मित्रा योजना, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे भारत सरकार ने देखा जाए कपड़ा उद्योग के लिए मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मित्रा का ये फुल फॉर्म है, अपैरल पार्क स्थापित करने की साइटों की घोषणा की है, ठीक है। योजना के तहत देखा जाए कितने राज्यों में दोस्तों, 7 राज्यों में जो है ये पार्क स्थापित किए जाएंगे, टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से ये 7 राज्य हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, इसलिए ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा माना जा रहा है, अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पार्क है उनकी स्थापना कर दी जाएगी 2026-27 तक जो है इन पार्कों की स्थापना कर दी जाएगी। और देखिए जो वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका एक विजन है 5F, ठीक है। 5F विजन है, उसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जो ये बड़ा कदम उठाया गया। अब 5F क्या है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है, फर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। एक तरीके से ध्यान रखिएगा, फर्म से जाकर के फाइबर तक, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, मतलब विश्व में निर्यात को, ठीक है, बढ़ावा देना। इसी 5F विजन से प्रेरित होकर के प्रधानमंत्री मित्रा पार्क भारत को कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। तो ध्यान रखिएगा ये जो पीएम मित्रा पार्क जो बनाया गया, यानी कि एक ही पार्क में वो सारी चीजें होंगी, एक ही जगह सारी चीजों का प्रोडक्शन होगा, उसको पैकेजिंग होगी और फिर उसका क्या होगा, इंपोर्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा भारत को ना सिर्फ एक तरीके से प्रोडक्शन, एक तरीके से ना सिर्फ निर्माण का केंद्र बनाना कपड़े, बल्कि उसका निर्यात के लिए भी एक वैश्विक केंद्र बनाने के तहत ये कार्य किया जा रहा है। वैश्विक केंद्र बनाना निर्यात में, कपड़ों के मामले में। वहीं अगर हम वर्तमान में बात करें वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में जो भारत की विश्व में स्थिति है वैश्विक व्यापार में, तो वस्त्र और परिधान में जो वैश्विक व्यापार में 4% हिस्से के साथ ध्यान रखिएगा भारत विश्व में वस्त्र और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में निर्यात के मामले में देखा जाए भारत का कपड़ों और परिधान के मामले में, तो वो वैश्विक व्यापार में 4% भागीदारी और 4% के साथ भारत क्या है, 6ठे स्थान पे आता है। लेकिन भारत जो है अपने परसेंटेज को बढ़ाना चाहता है और भी अपनी स्थिति को इंप्रूव करना चाहता है कपड़ों के निर्माण में और उसके निर्यात के लिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री मित्रा योजना की शुरुआत की गई है। और ये 7 टेक्सटाइल जो पार्क स्थापित किए जाएंगे 7 स्टेट्स में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पीएम मित्रा योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में दूसरा एंटी सबमरीन युद्धपोत INS एंथ्रोड लॉन्च किया गया है? तो किस शहर में ये दूसरा एंटी सबमरीन युद्धपोत है जिसका नाम है INS एंथ्रोड? इसे लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, ठीक है। आप इसकी तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये भारतीय नौसेना का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, वॉरफेयर युद्धपोत है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, INS एंथ्रोड। और इसको कोलकाता में, ठीक है, यहाँ पे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है उसमें लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस समय जब इसको लॉन्च किया जा रहा था तो इस जो पूरे तरीके से जो आयोजन किया गया था इसमें मुख्य अतिथि देखिए कौन है, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना कमान जो है वो इस अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित थे। और यही बात करें देखिए भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है और यहाँ पे गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स है, इनके बीच में एक समझौता हुआ था 2019 में, अप्रैल 2019 में। किस उद्देश्य से समझौता किया गया था दोस्तों, तो 8 SWS, ठीक है, ध्यान रखिएगा एंटी जो है आपका ध्यान ASW यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत के निर्माण करने के लिए अनुबंध हस्ताक्षर किया गया था 2019 में। भारत का जो रक्षा मंत्रालय है और यहाँ पे जो शिप बिल्डर्स है जिसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, उन्हीं के तहत ये समझौता हुआ था। और यही जो है उसी के तहत ये दूसरी सबमरीन है एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जिसका नाम है INS एंथ्रोड। इसे अभी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, लॉन्च किया गया है, ठीक है। इन्हें पनडुब्बी
डिजाइन जो किया गया है ये पनडुब्बी रोधी, कम तीव्रता वाले समुद्री और खदान बिछाने के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और ये देखिए ये जो सबमरीन बनाए जाएंगे वो ये आपके ध्यान रखिएगा मैसर्स GRSE के द्वारा जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो जहाज का नाम रखा गया INS एंथ्रोड, ये किसके नाम पे रखा गया दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा जो जहाज का नाम एंथ्रोड है वो जो रखा गया ये कोची, केरल जो है, केरल का जो कोची शहर है उससे लगभग 130 NM जो है उत्तर पश्चिम में स्थित एक द्वीप है एंथ्रोड द्वीप, उसी के नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत है INS एंथ्रोड, इसको कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी बाबा का उद्घाटन किया है? तो ये प्रदर्शनी जेफरी बाबा, देखिए जेफरी बाबा जो है ये श्रीलंका के एक बहुत ही बड़े जो है चित्रकार थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका नाम देखिए ये श्रीलंका के थे और ये भारत और श्रीलंका ने ही नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी बाबा का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पे आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो ये भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जेफरी बाबा इट्स इसेंशियल टू बी देयर नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्या नाम है भाई? जेफरी बाबा इट्स इसेंशियल टू बी देयर, ये प्रदर्शनी का नाम है जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रदर्शनी को देखिए भारत और श्रीलंका मिल करके जो है इन दोनों के द्वारा ये इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। तो ये प्रदर्शनी जो है नई दिल्ली में नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जो चलाई जा रही है नई दिल्ली में, श्रीलंका के उच्चायुक्त और जेफरी बाबा ट्रस्ट के बीच एक संयुक्त सहयोग है। ठीक है, इस प्रदर्शनी में देखा जाए एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे, माफ करिएगा मैंने चित्रकार बोल दिया था, ये वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे। ठीक है, जिनका नाम है जेफरी बाबा। इन्होंने वास्तुकला के कार्यों का जो है प्रदर्शन, जो इनके वास्तुकला कार्य थे उनका पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, इस प्रदर्शनी में तो ध्यान रखिएगा जेफरी बाबा जो है ये प्रसिद्ध वास्तुकार, श्रीलंका के वास्तुकार है और इन्हीं के कार्यों का पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। इनकी जो वास्तुकला डिजाइन है दोस्तों जेफरी बाबा की, तो भारत में कई ऐसे प्रतिष्ठित भवन है जिसपे इनकी डिजाइन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इस प्रदर्शनी की बात किया जाए तो जैसा कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो राजनयिक संबंध है उसकी 75 वर्ष पूरे हो गए, तो इसी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जेफरी बाबा प्रदर्शनी, ठीक है, इट्स एसेंशियल टू बी देयर नामक जो प्रदर्शनी है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, आर्ट ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? दोस्तों भारत ने किया है। वही देखा जाए 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रिया करेगा। ठीक है, इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑस्ट्रिया कर रहा है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि संयुक्त सेना यह जो अभ्यास से संबंधित ये प्रश्न है कि अल मुहद अल हिंदी 2023 अभ्यास किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो अल मुहद अल हिंदी ये एक संयुक्त सेना अभ्यास है, संयुक्त नौसेना अभ्यास है जो कि ठीक है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि ये किन किन देशों के बीच में किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है। तो ये जुबैल में किया जा रहा है, सऊदी अरब का ये शहर है जुबैल, वहां पे। तो ध्यान रखिएगा जो भारतीय नौसेना है दोस्तों और रॉयल सऊदी नौसेना है, इनका भी हाल फिलहाल में मुंबई में एक मीटिंग हुआ। ठीक है, और इस मीटिंग के दौरान जो है ये निर्णय लिया गया कि जो आने वाला जो नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है अल मुहद अल हिंदी 2023, इसका जो आयोजन किया जाएगा वो जो है 2023 में, मई 2023 में जुबैल सऊदी अरब में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो किसने निर्णय लिया? ये मुंबई में मीटिंग हुई थी भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना, और इसी मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया गया। ध्यान रखिएगा मई में होने वाला है ये अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास है, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में होने वाला है और ये सऊदी अरब का ही शहर है जिसका नाम है जुबैल, वहां पे इसको आयोजन किया जाएगा। इसे देखिए सबसे पहला जो अभ्यास किया गया था ये 2021 में किया गया था, पहले अभ्यास के बाद, और फिर दोनों देशों के बीच में ये ध्यान रखिएगा ये दूसरा अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास का बेसिकली उद्देश्य देखिए क्या है इस अभ्यास का? तो
तो सामरिक युद्धाभ्यास, ठीक है, खोज और बचाव अभियान और एक इलेक्ट्रॉनिक युद्धक ड्रिल का संचालन करके दो नौसेना बलों के बीच अंतर क्रियाशीलता को बढ़ाना जो है ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों को अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करने, उनकी नौसेना के बीच सहयोग को गहरा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा यह अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ पे जो सऊदी अरब है और भारत की जो नौसेना है उनके बीच में क्या होगा, एक सहयोग स्थापित होगा, सामंजस्य स्थापित होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, इन सारी चीजों के लिए एक तरीके से क्या करेंगे, समझ उत्पन्न होगी उनके बीच में, और इसके लिए एक ये अच्छा जो है मंच प्रदान करेगा ये अभ्यास। ठीक है, तो ये था जो है ध्यान रखिएगा अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न है कि ये भी देखिए डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, आज काफी ज्यादा हम लोग को डिफेंस से एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट मापुटो, ठीक है, मापुटो का दौरा किया है। तो भैया आईएनएस सुजाता है जिसने दौरा किया है ये पोर्ट मापुटो का, और ये किस देश से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज सी, मोजाम्बिक। ठीक है, आइए अफ्रीका की ईस्ट में स्थित एक कंट्री है। तो ये दक्षिणी नौसेना कमान के कोची बेस पर तैनात है ये पोत आईएनएस सुजाता, और इसने अभी हाल ही में 19 से लेकर के 20 तारीख यानी कि 20 मई के बीच में समुद्र पारी तैनाती के क्रम में मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का दौरा किया है। ठीक है, पोर्ट मापुटो, ये मोजाम्बिक का ये पोर्ट मापुटो है, उसका दौरा किया है आईएनएस सुजाता ने। ठीक है, इस पोर्ट की देखा जाए जो अगवानी की गई कैप्टन नितिन कुमार, ठीक है, डीएफ प्रिटोरियो, कमांडेंट एनआरएन सेवा बाबू, तटरक्षक बल के सदस्यों और मोजाम्बिक नौसेना के कैप्टन फ्लोरेंटिनो होसे नार्सिसो ने किया है। ठीक है, अगवानी जो की गई है। अगर हम आईएनएस सुजाता के बारे में बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा ये स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है। ठीक है, ये एक तरीके से इंडिजिनियसली इसको बनाया गया था, और इसको जो कमीशन किया गया था यानी कि जो देखा जाए नेवी में इसको जो शामिल किया गया था वो 3 नवंबर 1993 को जो है इसको कमीशन किया गया था, नौसेना में शामिल किया गया था आईएनएस सुजाता को। इसे देखा जाए तो तटीय और अपतटीय गश्त, निगरानी मिशन, संचार की समुद्री लाइनों की निगरानी, एस्कॉर्ट कर्तव्यों के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बेसिकली इस उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया था। इसे कैनेडो के प्रशिक्षण के लिए संशोधित किया गया है, और यह देखा जाए एमएनसी, ठीक है, एमएनसी कोची में पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का भी हिस्सा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप आईएनएस सुजाता के बारे में आप देख सकते हैं, मोजाम्बिक के मोट पापुटो का ये दौरा किया था अभी हाल ही में। आइए थोड़ा सा मोजाम्बिक के बारे में भी देख लेते हैं। यह देख लीजिए आपके सामने ये मैप खुला हुआ है, और अफ्रीका के ईस्ट में ये स्थित, ध्यान रखिएगा, देश है मोजाम्बिक। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोजाम्बिक के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आप मोजाम्बिक देख रहे हैं, तंजानिया से अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, मालवी से, जाम्बिया से, जिम्बाब्वे से। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इस्तिवानी से ये अपने जो है बॉर्डर को शेयर कर रहा है, और यहाँ पे जो इसके ईस्ट में ध्यान रखिएगा इंडियन ओशन है। ठीक है, मेडागास्कर आप देख रहे हैं। राजधानी देखिए मैपुटो है। यहाँ की जो करेंसी हो मोजाम्बिक मेडिकल जो करेंसी है। राष्ट्रपति की बात करें तो अरमांदो गेस्बूजा जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए तो अल्बर्टो वाकिना जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये था मोजाम्बिक से संबंधित देश के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि सैमसंग किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, सैमसंग जो है वो किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र स्थापित करने वाला। ऑप्शंस देखिए, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके कोशिश क्या करिए खुद से आंसर देने की, और भी कोशिश क्या करिए वीडियो को थोड़ा शेयर करने की भी कोशिश क्या करिए आप लोग। और ये करेक्ट आंसर जो है वो है डी है, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैमसंग है ध्यान रखिएगा वो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में निवेश कर रहा है, $230 अरब का निवेश कर रहा है, और इसी निवेश के साथ देखा जाए सैमसंग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र स्थापित करेगा। कहाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया में कर रहा है। सियोल जो कि दक्षिण कोरिया की कैपिटल है, यहाँ पे सियोल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा नया हाईटेक सिस्टम सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाया जाएगा।
ठीक है। और कुल निवेश लगभग जो है ये 20 वर्षों में पूरा किया जाएगा। जो निवेश है 230 अरब डॉलर का, ये माना जा रहा है कि 20 वर्षों में पूरा होगा और ये हाईटेक सिस्टम जो है सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाया जाएगा। चलिए आप मुझे बताइए, जो सैमसंग है, कई लोग के पास मोबाइल होगा, तो ये जो सैमसंग जो कंपनी है वो किस देश से संबंधित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में ISSF निशानेबाजी यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन निशानेबाजी विश्व कप 2023 आयोजित किया गया है। ठीक है, 2023 आयोजित किया गया है। किस देश में, तो किस शहर में किया जा रहा है? भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद या फिर मुंबई। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल दोस्तों, वहां पे ध्यान रखिएगा 21 यानी कि 21 मई को देखा 21 मार्च को ISSF निशानेबाजी विश्व कप का भव्य उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो देश की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली से बाहर जो है इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। माफ करिएगा, इस अंतरराष्ट्रीय खेल यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का जो खेल है, एक तरीके से शूटिंग जो स्पोर्ट्स है, इसका ध्यान रखिएगा पहली बार जो है ये भारत जो है भारत में होने वाला अब तक का पहला आयोजन है नई दिल्ली से बाहर। ठीक है, तो यानी कि राजधानी में हमेशा से होता हुआ रहा है और पहली बार अब राजधानी से बाहर नई दिल्ली में इसे बाहर यानी कि भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका जो उद्घाटन समारोह में जो मुख्य अतिथि थे दोस्तों, वो थे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो है ये इसके मुख्य अतिथि थे। यहाँ पे जो अन्य लोग भी उपस्थित थे, कौन कौन से थे उद्घाटन समारोह के दौरान? तो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के अध्यक्ष लुसियानो रासी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो लुसियानो रासी है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के जो अध्यक्ष हैं रणिंदर सिंह जो है इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। ये 5 दिनों तक इस खेल का आयोजन किया जा रहा है और कुल 10 फाइनल जो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ISSF विश्व कप राइफल या फिर पिस्टल चैंपियनशिप में लगातार 5 दिनों तक कुल कितने फाइनल होंगे दोस्तों? 10 फाइनल होंगे। इसमें देखा जाए कितने जो है निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं, तो लगभग 30 देशों के लगभग देखा जाए तो करीब 200 निशानेबाज जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप को किसके द्वारा प्रशासित किया जा रहा है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा जो है इसको प्रशासित किया जा रहा है। इस गेम की जो शुरुआत की गई थी, शूटिंग जो है गेम की जो शुरुआत की गई थी 1954 में किया गया था और तब से हर 4 साल पे 4 साल के अंतराल पे इस गेम का आयोजन किया जाता है। तो ये देखा जाए इंटरनेशनल शूटिंग जो है स्पोर्ट्स की सभी शूटिंग स्पर्धा सहित ये चैंपियनशिप आयोजित की जाती रही है। ठीक है, हर 4 साल। तो हमने दोस्तों क्या देखा कि पहली बार जो है ये इंटरनेशनल शूटिंग जो स्पोर्ट्स है ये राजधानी से बाहर हो रहा है आयोजन, कहाँ पे? भोपाल में हो रहा है। ठीक है, और अगर हम कुछ और भी बातें यहाँ पे देख ले, जैसे कि चलिए आइए कुछ अन्य भी राज्यों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे, जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान सरकार के द्वारा इस खेल का शुरुआत किया गया, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। वही देखा जाए पश्चिम बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। अब आप मुझे बताइए जो रणजी ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है, जिसको जीता किसने 2022-23 का? सौराष्ट्र ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। वहीं देखा जाए महाराष्ट्र को हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है किसने? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 में महाराष्ट्र हारा था, कौन जीता था? मध्य प्रदेश। वहीं देखा जाए दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। दुबई में आयोजित एशियाई मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार पदक जीता दोस्तों, पहली बार, वो भी कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें? एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप। कहाँ पे आयोजन किया गया था? दुबई में। UAE के शहर दुबई में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए अभी हाल फिलहाल में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जरूरी थे, उनका हम लोगों ने रिवीजन किया। अब बात करते हैं आज के लास्ट MCQ की कि भारत के किस उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया किस उद्योगपति को? तो करेक्ट आंसर है श्री रतन टाटा जी को किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल हैं उन्होंने रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया, भारत संबंधों,
विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नियुक्त किया। तो जिस तरीके से रतन टाटा जी का जो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो संबंध उसको मजबूत करने में जिस तरह की भूमिका रही है, ठीक है, विशेष रूप से जो व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए, ठीक है, इसके लिए जो वहां के ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर है उन्होंने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नियुक्त किया है किसे, श्री रतन टाटा जी को, ठीक है। टाटा सन्स के देखा जाए ये चेयरमैन एमेरिटस और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं रतन जी टाटा की। इनकी जो कुल जो संपत्ति है वो देख लीजिए कितनी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3,800 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। टाटा फैमिली ट्रस्ट के तहत देखा जाए जो भारतीय छात्र हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में छात्रवृत्ति के माध्यम से अध्ययन करने, लोगों से लोगों और आर्थिक संबंधों को गहरा करने, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा क्षेत्र में अवसर पैदा करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो जो टाटा फैमिली ट्रस्ट है वो भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरीके से क्या करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं बहुत छात्रवृत्ति के माध्यम से कि वो जाएं, उनको एक तरीके से स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वहाँ स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे जो एक तरीके से जो आर्थिक संबंधों को गहरा कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे या फिर शिक्षा क्षेत्र में उनको अवसर प्रदान किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये टाटा फैमिली ट्रस्ट के तहत कार्य किया जाता है भारतीय छात्रों को। गवर्नर जनरल के कार्यकाल ने बताया है यहाँ पे कि वो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के साथ औपचारिक राष्ट्रीय मान्यता योग्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये टाटा सन्स के जो चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन रहे हैं, ठीक है, अध्यक्ष रतन टाटा जी को, ठीक। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों की घोषणा की है। कितने दोस्तों, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने जो है 19 नए जिले बनाने और 3 नए मंडलों की घोषणा की है। वहीं देखा जाए भारत की स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी के मेजर लीग क्रिकेट में न्यूयॉर्क फ्रेंचाइजी को खरीदा किसने, मुंबई इंडियंस ने खरीदा है, ठीक है। अगला है वित्तीय संकट से जूझ रहे स्विस बैंक क्रेडिट यहाँ पे स्विस बैंक का अधिग्रहण किया किसने किया, तो ये स्विट्जरलैंड की ही बैंक है, ग्रुप है जिसका नाम है यूबीएस ग्रुप, उसी ने स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का क्या कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है यूबीएस बैंक में। वहीं बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक बने हैं। लेखक है दोस्तों कौन है, रचना बिश्वत रावत जो है ये इस पुस्तक के लेखक हैं, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। फॉर्मूला 1 रेस में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता किसने जीता, सर्जियो पेरेज ने जो है ये सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है फार्मूला 1 रेस में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, जिन्हें अच्छी लगी है वो लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें। और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुछ भी मैंने क्वेश्चंस पूछा है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बाकी डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और लग जाए अपने प्रिपरेशन में, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।